Hello everyone, welcome to Maluka IS, and today we are going to discuss about the Forest Conservation Rules 2022. उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारी हिस्ट्री क्या रही है। हमने फॉरेस्ट राइट्स और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अलग है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अलग है। एक आया 1980s में, एक आया 2006 में, राइट। तो दोनों में काफी डिफरेंस है और इन सारी चीजों को सेग्रीगेट करूंगा मैं आपके लिए। प्लस ये जो फॉरेस्ट पॉलिसीज डिजाइन हुई हैं हमारी कंट्री में, अभी भी जो फॉरेस्ट पॉलिसीज चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कॉलोनियल टच दिखता है। कॉलोनियल टच क्यों दिखता है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो फॉरेस्ट की हिस्ट्री रही है, द इवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का इवोल्यूशन, फॉरेस्ट पॉलिसीज का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। 1853 में रेलवेज बना दी गई, रेलवेज का काम चालू हो गया, रेलवे लिंक बन गया था। बट 1856 में आकर हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी केम अप विद एन आइडिया कि ये स्ट्रिंजेंट कुछ फिक्स फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जिस पर हमें लेजिस्लेशंस भी देखने को मिलते हैं 1865 एंड 1878 में। ब्रिटिशर्स करना क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स बेसिकली चाहते थे कि वो टिम्बर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के फॉरेस्ट में मेजर वुड जो पाया जाता है दैट इज टीक वुड, एंड टीक वुड इज वेरी गुड फॉर द शिप बिल्डिंग, इट्स वेरी गुड फॉर शिप बिल्डिंग। और उस शिप बिल्डिंग का फर्क ये पड़ा कि ब्रिटिशर्स दे वॉन ओवर नेपोलियन, राइट। तो इंडियन टीक वुड की वजह से ही वो जीते वहां पर। उसके बाद जब हम वक्त में आगे बढ़ते हैं तो 1878 के बाद 1890s में पॉलिसी आती है, 1927 में फिर से एक बार पॉलिसी आती है। 1927 की पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1927 का एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट तीनों को अलग अलग सेग्रीगेट किया गया था, जिसका हमें अभी भी इंपैक्ट दिखता है हमारे डिफरेंट लेजिस्लेशंस के थ्रू। हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट भी है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये आगे किस तरह से बढ़ी? बिकॉज ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, अभी भी हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो मेजर ईयर्स आर 1856, 1865, 78 एंड 1927। 1952 में फिर से एक बार, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट लॉज की अगर हम बात करें तो 1952 में फिर से फॉरेस्ट को लेकर एक लेजिस्लेशन आता है, और उस लेजिस्लेशन में इट वाज मेड वेरी क्लियर कि कम्युनिटी इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिटी इंटरेस्ट आर सबसर्विएंट टू द नेशनल इंटरेस्ट, राइट। जो कम्युनिटी इंटरेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के इंटरेस्ट हैं, वो सबसर्विएंट हैं, वो कम जरूरी हैं, दे आर लेस इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई नेशनल इंटरेस्ट हैव बीन गिवन द मोर इंटीग्रेशन। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी नक्सल एक्टिविटीज या जितनी भी इस तरीके की हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट एरियाज। 1952 से अगर हम आगे बढ़े, 1976 में हुआ 42nd अमेंडमेंट। उसके अलावा 42nd अमेंडमेंट में खास चीज ये हुई कि फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट का जो हिस्सा था उसको उठाकर डाल दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आने की वजह से सेंटर का उसमें रेगुलेशन और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो रेगुलेशन चूंकि बढ़ रहा था तो इससे नेटिव कम्युनिटीज या फॉरेस्ट ड्वेलर्स को यह लग रहा था कि सेंटर भी ब्रिटिशर्स की तरह ही बिहेव कर रहा है, जैसे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, हमारे टिम्बर को यूज करते थे और हमें कुछ भी नहीं देते थे, वैसे ही सेंटर भी वही कर रहा है। तो 1988 में एक ऐसी लीनियंट पॉलिसी आई जिसने उनको कुछ राइट्स दिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट्स दिए जाने लगे। 1980s में फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जाएगा तो किल किए जाएंगे राइट्स, बट फॉरेस्ट राइट्स की बात हुई पहली बार 1988 में। 1988 में एक ऐसी पॉलिसी आई, एक ऐसा एक्ट आया जिसके थ्रू हम थोड़ा सा लीनियंट हुए टुवर्ड्स दीज ड्वेलर्स, और हमने ये माना कि दीज फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड नेटिव कम्युनिटीज, अगर हम इनको ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम यूज नहीं करने देते हैं तो दिस विल बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एट ऑल। तो उनके लिए बहुत सारे राइट्स हमने दे दिए। उसके अलावा 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है। यहां पर हम फिलहाल, ये तो हिस्ट्री थी, ये तो बैकग्राउंड मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम आ जाते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है फॉर करंट अफेयर्स, विच इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। इसमें डिस्प्यूट क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? तो प्रॉब्लम इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। गवर्नमेंट के कुछ और पॉइंट्स हैं
और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ और पॉइंट्स हैं, राइट। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब ये कहता है कि गवर्नमेंट इज कर्बिंग द राइट्स एंड वायलेटिंग द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आए हैं इनका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, और हम कतई फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को कर्ब नहीं कर रहे हैं, राइट। इसका जो भी लेना देना है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से है, ना कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से, करेक्ट। देयर हैज बीन एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Why are forests so important? Forests are very important ecosystem. हम देखते हैं अर्थ में जो 1/3 पार्ट है लैंड का जो एरिया है उसमें फॉरेस्ट आर द मेजर इकोसिस्टम, राइट। ग्रासलैंड के बाद फॉरेस्ट आर द मेजर इकोसिस्टम, और वो बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द ह्यूमन काइंड एंड टू द फ्लोरा एंड फौना, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस। तो इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके अलावा सस्टेनेबल लाइवलीहुड, दे प्रोवाइड अस टिम्बर, दे प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ प्रोविजन, दे प्रोवाइड अस फूड, फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, आप जानते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। उसके अलावा राइपेरियन बफर वी कैन डेवलप थ्रू फॉरेस्ट को डेवलप करके हम राइपेरियन बफर को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हैबिटेट रिस्टोरेशन, हैबिटेट बहुत सारे ऐसा फौना है हमारे पास, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज हैं जिनको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ही जो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं उनके बायोडाइवर्सिटी में भी श्रिंकेज आ रहा है, राइट। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू कोर्स विच इज फॉर द जीएस फाउंडेशन एंड एडवांस फॉर 2024 बैच, राइट। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको जीएस की क्लासेस फॉर 2.5 आवर्स, देयर विल बी क्लासेस डेली, एंड देयर विल बी एन एनसीईआरटी क्लास फॉर 1 आवर डेली। उसके अलावा आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 1-on-1 मेंटोरशिप सेशंस भी मिलेंगे, जिसमें एक मेंटोर होगा फॉर 10 स्टूडेंट्स, और वो 10 एस्पिरेंट्स को लगातार गाइड करेगा ऑन एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ द होल यूपीएससी प्रिपरेशन। This course we are offering you for only for 21,499 rupees plus GST, which was earlier costed around 60,000 rupees, and this much amount 21,499 plus GST you can pay in only 11 EMIs. So this is a very good offer, and यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी डाइवर्स हो चुकी है, काफ़ी बड़ी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास इसमें मेंटोर्स हों, क्योंकि अनगाइडेड प्रिपरेशन करने का कोई भी मतलब नहीं है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स? फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर डिबेट्स इतनी ज़्यादा क्यों चल रही हैं? ये डिबेट्स इसलिए चल रही हैं कि एक प्रोविजन केवल अमेंड किया गया है कि ग्राम सभाज, जो ग्राम सभा बनाई गई थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, राइट, तो उन ग्राम सभा की कंसेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उससे डिविएशन दिखा है इसमें, राइट। तो it constituted an advisory committee, a regional empowered committee at each of the integrated regional offices, and a screening committee at state, union territory, government level. The applicants for diverting forest land in a hilly or mountainous state with green cover, more than 2/3 of its geographical area, or in a state with forest cover covering more than 1/3 of its geographical area, right? तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, विच इज कॉल्ड कैंपा, राइट। और कैंपा किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? कैफ एक्ट, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट, राइट। ये कैफ एक्ट एंड कैंपा इज वेरी इंपॉर्टेंट। will be able to take up compensatory afforestation in other states UTs where the cover is less than 20%. तो आपको afforestation करना जरूरी हो गया है अगर लैंड इज नॉट अवेलेबल। लाइक मान लीजिए आप कहीं मुंबई जैसे एरिया में, वहां पर आप फॉरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट, और वहां पर फर्दर कोई और लैंड अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप किसी और स्टेट में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा करके आप एफॉरेस्टेशन कर सकते हो। उसके अलावा the rules make provision for private parties to cultivate plantation and sell them as land to companies. Private parties like
मान लीजिए ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या कम्युनिटी है कोई, वो वहां के नेटिव्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो क्या करें, वहां पर प्लांटेशन करें और उस प्लांटेशन के साथ लैंड को सेल आउट कर दें टू दीज कंपनीज, जिनको कि अपना कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो लिमिट है उसको फुलफिल करना है, राइट। उसके अलावा देयर इज द सेकंड रूल, प्रायर टू द अपडेटेड रूल्स स्टेट बॉडीज वुड फॉरवर्ड documents to these advisory committees that would also include information on the status whether forest rights of local in the area were settled, right, and the consent of gram sabha is not needed. जो ग्राम सभा को बनाया गया था, the whole purpose behind the forest conservation and forest rights, कि ग्राम सभा को बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्राम सभा को एस्टैब्लिश किया जाए, वो ग्राम सभा का कंसेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें डाइल्यूशन दिख रहा है। डाइल्यूशन क्यों है ये भी मैं बता देता हूं, बिकॉज इंडिया इज इन सच अ फेज जहां पर इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और अगर कंपनीज को आप इतना भी लेवरेज नहीं दोगे कि वो कहीं पर भी लैंड, अगर मान लीजिए कि उनको एक पर्टिकुलर प्लेस में लैंड की रिक्वायरमेंट है फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्री, फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर लाइक वेयर हाउस, अगर वहां पर वो नहीं उसको परचेज करके वहां पर अपना वेयर हाउस खोल सकते हैं, उनको लेवरेज नहीं मिला है, उनको फ्रीडम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओवरऑल इंपैक्ट करेगा, राइट। तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल इंपैक्ट ना हो और साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करते हुए चलें, ये गवर्नमेंट का मेन मोटिव है इसमें। तो वो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को समझना चाहिए कि कहीं भी गवर्नमेंट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं, गवर्नमेंट केवल जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं उनको थोड़ा सा ट्वीक कर रही है, और उस ट्वीक करने के दौरान गवर्नमेंट ग्राम सभा से जो कंसेंट चाहिए होती थी ऑन द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर रही है, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और फॉरेस्ट लैंड जो है कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में ना पड़े। द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा ऑन द गवर्निंग बॉडी इन द विलेजेस वाज रिक्वायर्ड टू गिव रिटन कंसेंट, राइट टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर बोनाफाइड पर्पसेस, राइट टू कंस्ट्रक्ट, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनना है जो कि फॉरेस्ट को ही हेल्प करेगा तो वो बनाया जा सकता है, राइट, उसके लिए रिलैक्सेशन है। व्हाट इज द कंसर्न ऑफ एनसीएसटी? एनसीएसटी का कंसर्न बस यही है कि गवर्नमेंट इज ट्वीकिंग गवर्नमेंट इज ट्वीकिंग द प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। FCR 2022 rules that proposes to do away with the consent clause for diversion of forest land for other purposes. The commission had recommended that these rules should be put on hold immediately. उसके पीछे रीजन ही बस यही है कि उनको लग रहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अगर गवर्नमेंट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ खिलवाड़ करेगी तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट करेगा द लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, द लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड उनके जो एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक है, उनकी ग्रेजिंग हैबिट्स, ये सारी चीजों को वो इंपैक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं जो उनको लैंड राइट्स मिले हुए थे, जो यूसेज से रिलेटेड राइट्स मिले हुए थे, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड राइट्स मिले हुए थे, उन सबको धीरे धीरे डाइल्यूट किया जाएगा इसमें। FCR 2022 रूल्स वर फ्रेम्ड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये गवर्नमेंट का टेक है कि हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, आप गलत तरीके से देख रहे हो, अपना चश्मा बदलो, ठीक है। इन रूल्स को बनाया गया है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड दैट द NCST's apprehension is wrong, is legally not tenable. It is also said that two statutory processes were parallel and not dependent on each other. They were going parallel, they are not dependent on each other. But कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, बट ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को छोड़ करके अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी इनके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के राइट्स दिए गए हैं इन सारे के सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। उसके बाद what is the response again? FCR 2022 already provides for diversion of forest land only after fulfillment and compliance of all provisions including settlements of rights under Forest Rights Act. तो ये एक प्रोविजन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के कंप्लायंसेस को फुलफिल करना ही होगा, राइट, उसके बाद ही आपको इससे रिलेटेड कोई भी कदम उठाने को मिलेगा। इट इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन दैट रेगुलेट्स डिफॉरेस्टेशन इन द कंट्री। तो अगर हम यहां पर देखें तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या करता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन करने से मना करेगा। प्रोहिबिट्स द फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट को खत्म नहीं कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हो।
Then the clearance process includes seeking consent from local forest rights, right? The center is empowered to reject such requests or allow them with legally binding conditions. उसके अलावा what are the provisions of Forest Rights Act? It aims to recognize and vest the forest rights of traditional communities, forest dwellers, जो कि ग्रेजिंग कराते हैं अपने एनिमल्स को, फॉरेस्ट से कुछ ना कुछ उनका प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करते हैं, टिम्बर को यूज करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो उससे हर्ट होगा, उनकी सस्टेनेबिलिटी हर्ट होगी, और उनकी सस्टेनेबिलिटी हर्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो एक सिविलाइज सोसाइटी है उसकी सस्टेनेबिलिटी भी उससे हर्ट होगी, और इवन बायोडाइवर्सिटी भी इससे हर्ट होगी. It recognizes the rights of these communities to access, use and conserve forest for their resources and their resources. Again, what are the constitutional provisions? More constitutional provisions. तो हम देखते हैं कि हमारे constitution में 42nd amendment was a big take of Miss Indira Gandhi in 1976. उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला. उसके बाद there is a DPSP as well. There is a DPSP as well, which is Article 48A, that the state shall have a responsibility. The state shall have a responsibility to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife. Right? तो ये DPSP है. उसके अलावा Article 51AG, fundamental duties, citizens का भी duty है. It states that it is the duty of every citizen of India that they preserve the environment and the wildlife and the forest of the country. What is this CAF? CAF मैंने बताया आपको, CAF क्या है? It seeks to provide an appropriate institutional mechanism both at the center. तो CAF के अंडर में there is a provision कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड प्रोवाइड करेगी. और अभी इसका भी मसला था कि ये फंड दिया नहीं गया है, ये दिया जाना है, राइट? 40,000 करोड़ के आसपास का. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेसिकली कि किसी स्टेट में अगर कोई इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ और उस स्टेट की जो ओवरऑल फॉरेस्ट की पोटेंशियल है वो कम हुई है थ्रू दैट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम विद द इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म, जिससे कि वो फिर से फॉरेस्ट को डेवलप कर सकें. और वो पैसा देगा, मिलेगा कहां से? वो मिलेगा थ्रू दीज कंपनीज जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही हैं, राइट? तो देयर विल बी एन अथॉरिटी. मैं फिर से नाम बता देता हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस में भी आंसर लिखने के काम आएगा आपके. कैंपा, और कैंपा के अंडर में देयर इज कैफ एक्ट, सॉरी कैफ एक्ट बनाया गया, और कैफ एक्ट के अंडर में बनाई गई ये अथॉरिटी, राइट? जो कि ये कैलकुलेशन की कितना फंड रिलीज किया जाना चाहिए, कितना फंड प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट्स को, both at the center and in each state and union territory, to ensure expeditious utilization in efficient and transparent manner of amounts released in lieu of forest conservation for the diverted forest. These rules should be reviewed. NCST के साथ कहीं ना कहीं बैठकर टेबल टॉक होनी चाहिए, और इसका एक कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मिडिल पाथ क्या है, राइट? अगर इसका मिडिल पाथ निकल आता है तो बोथ द कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज विल बी सेटिस्फाइड एंड दे मस्ट बी ट्यून्ड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द इंडिस्पेंसिबल सिग्निफिकेंस. सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डेट्रीमेंट, नॉट इन द कॉस्ट ऑफ डेट्रीमेंटल बिहेवियर टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को हम खराब नहीं कर सकते बिकॉज हम ये जानते हैं कि दीज इकोसिस्टम्स प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ GDP. These ecosystems are responsible for the economic growth of the country, और unsustainable economic development का कोई मतलब नहीं है. So this was the discussion for today for forest conservation. Thank you so much.